दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में वोट डालने के लिए क्या जरूरी है, तो आप कहेंगे कि भारत का नागरिक होना और वोटर आईडी होना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केवल मतदाता पहचान पत्र होना वोट डालने का अधिकार सुनिश्चित नहीं करता, यानी कि सिर्फ वोटर आईडी से आप वोट नहीं डाल सकते, तो आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रही हूं। पर यह सच है, यह हकीकत हो गई है। अब क्या है माजरा? चुनाव आयोग के हिसाब से वोट डालने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है बताऊंगी, और यह भी बताऊंगी कि चुनाव आयोग ने नए नियम से भाजपा को जिताने का किस तरह से प्लान तैयार कर दिया है। वीडियो में आगे आपको यह भी दिखाऊंगी कि किस देश में नए साल पर हर घर में झंडा लहराया गया, घरों को झंडे से, फिलिस्तीन के झंडे से सजाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में रॉन्ग साइड से गाड़ी हटवाना पुलिस वाले को क्यों महंगा पड़ गया, ये भी आपको बताऊंगी। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराऊंगी, जिसे देखकर आपको देश में हो रहे हवाई तथा कथित विकास के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। देश में शिक्षा की स्थिति किस रसालत में जा चुकी है, इसकी कुछ झलक भी आपको दिखाऊंगी। एक मंत्री के काफिले से एक युवक के टकराने के बाद गांव वालों ने कैसी तबाही मचा दी है, इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल मामले को लेकर सरकार को एक बार फिर से क्यों कटघरे में खड़ा किया है। वहीं एक मुसलमान को बजरंग दल के गुंडों ने एक बार फिर से शिकार बनाया है। बेहद दर्दनाक खबर है दोस्तों, सुनकर आपका खून खौल उठेगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। और कमेंट में अपनी राय भी वीडियो पर जरूर लिखा करिए। जहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव में पारदर्शिता हो और कोई भी वोट डालने से चूक ना जाए, इसके लिए कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कुछ नियम बनाए हैं। आप इसे भाजपा जिताओ नियम भी कह सकते हैं। अब देखिए नियम क्या है वो सुनिए। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है, यानी कि साफ किया है कि केवल मतदाता पहचान पत्र का होना वोट देने का अधिकार सुनिश्चित नहीं करता। जी हाँ, यानी कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप वोट डालने जा ही पाए, आप वोट डाल ही सके, क्योंकि इसके साथ साथ मतदान सूची में नाम होना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली में इसी को लेकर 20 अगस्त 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक बूथ स्तर अधिकारी यानी कि BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन का कार्य किया गया है, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई है जो अब तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं। मृतक मतदाताओं और डुप्लीकेट कॉपियों की पहचान भी की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भैया हमारा मकसद तो लेटेस्ट वोटर्स की जानकारी इकट्ठा कर सही चुनाव कराना है। हालांकि ये भी चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है कि कई बार मतदाताओं की ओर से ऐसे दावे किए गए हैं कि राजनीतिक कारणों के चलते उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं और वोट नहीं डाल सके वो। अब दोस्तों ये छटनी कटनी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्लानिंग दिल्ली में चलाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों ये मुद्दा बेहद ही गंभीर और वाकई में चर्चा का विषय हो जाता है। अब अगर आप सिर्फ वोटर आईडी के सहारे मतदान करने के लिए बैठे हैं तो नींद से जागिए और लिस्ट में फटाफट अपना नाम चेक करिए, कहीं गायब तो नहीं कर दिया गया है। अब चुनाव है तो आपको एक जानकारी भी दे ही देती हूँ। अगर आपकी वोटर आईडी खो गई है तो घबराइए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी वोट डाल सकते हैं, क्योंकि भारत में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने एक या दो नहीं बल्कि 10 से अधिक पहचान दस्तावेजों को स्वीकार किया है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र, फोटो लगी पासबुक, पैन कार्ड, PNR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो लगा पेंशन दस्तावेज और MP, MLA, MLC के लिए आधिकारिक दस्तावेज पहचान पत्र से भी वोट डाले जा सकते हैं। यह तो रही मतदान से जुड़ी जानकारी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर।
ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिटेन से आया हुआ वीडियो है, जहां नए साल पर लोगों ने घरों में, अपने अपने घरों में फिलिस्तीन का झंडा लगाया, अपने घरों को फिलिस्तीन के झंडे से सजाया कहा जा सकता है इसे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाइन से सारे घरों को फिलिस्तीन के झंडों से किस तरह से सजाया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में समय समय पर फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म और उसके हक को लेकर आवाजें उठाई जाती रही हैं, जिसे कई बार दबाने की भी कोशिश की गई है। अब एक बार फिर से नए साल पर ब्रिटेन की जनता ने फिलिस्तीन के लिए सॉलिडेरिटी दिखाई है। हालांकि ये वही ब्रिटेन है जहां की सरकार यमन पर अमेरिका के साथ मिलकर इस वक्त हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है। वही यमन जो फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहा है और जनता फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की जो जनता और सरकार के बीच कितना मतभेद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जनता फिलिस्तीन के झंडे से अपना घर सजा रही है उनके साथ यूनिटी दिखाने के लिए, और सरकार यमन पर जो कि फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है उस पर बम बरसा रहा है। अब आइए विकसित भारत की हकीकत आपको दिखाती हूँ, उस विकसित भारत की हकीकत जो मोदी सरकार की डुगडुगी में कहीं गुम हो गई है। यह हकीकत किसी भी भारतीय, अंधभक्त इसमें शामिल नहीं है, अंधभक्तों को छोड़कर बात कर रही हूँ, किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 2024 में 1.55 करोड़ यानी कि 1,55,00,000 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट कर चुके हैं। यानी पिछले 7 सालों में पहली बार छात्रों की ड्रॉप आउट की संख्या इतनी ज्यादा है। छात्रों के नामांकन का आंकड़ा 2022 से 2023 में गिरकर 25.17 करोड़ हो गया और 2023 से 2024 में और ज्यादा घटकर 24.8 करोड़ पर सिमट गया है। यानी कि 24 करोड़ 8 लाख पर सिमट गया है। यानी दिन रात विकास की डुगडुगी पीटने वाली मोदी सरकार ना ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है, और अगर बच्चे किसी तरह से पढ़ भी लें तो उन्हें नौकरी के लिए मजबूरन सड़क पर बैठकर आंदोलन करना पड़ रहा है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि देश में न्याय और कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। इतनी चरमराई हुई है कि एक सिपाही को, एक ऑफिसर को गुंडों से मार खानी पड़ रही है, वो भी अगर उनसे कुछ अच्छा काम करने के लिए कहे। अब आप ये खबर देखिए जरा, आगरा में दरोगा और सिपाही को कार सवारों ने महज इसलिए पीट दिया क्योंकि वो कार को रॉन्ग साइड से हटवा रहे थे। कह रहे थे कि भाई रॉन्ग साइड पर कार खड़ी करके क्यों खड़े हो, हट जाओ यहाँ से। ये मामला थाना ताजगंज एकता चौकी देवरी पुलिस के पास का है, जहां रॉन्ग साइड पर गाड़ी खड़ी करने पर रोकना पुलिस को बेहद भारी पड़ गया, क्योंकि इस कार में कुछ दबंग थे जिन्होंने पुलिस वालों की पिटाई कर दी और पिटाई के बाद ईंट पत्थर से पुलिस वालों को जख्मी भी कर दिया, जिसमें दरोगा और सिपाही घायल भी हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद भीड़ की मदद से हमलावरों को पकड़ लिया गया, लेकिन आप इस खबर से अपराधियों के बेखौफ होने का अंदाजा लगा सकते हैं, कितने ज्यादा उनके हौसले बुलंद है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और कहने को तो सूबे में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोस्तों सिर्फ नाम की, काम आप देख ही पा रहे होंगे कि पुलिस वाले को दबंग लोग पीट रहे हैं। अगली खबर भी डबल इंजन सरकार के सूबे से ही है, महाराष्ट्र से है, जहां मंत्री की गाड़ी से टक्कर के बाद हालात बेकाबू हो गए। जलगांव के पालधी गांव में शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी अपनी कार से जा रही थी। गांव में एक युवक को उनकी कार से धक्का लग गया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। कुछ ही देर में भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद पत्थरबाजी और अगजनी शुरू हो गई। भीड़ ने दर्जन भर से अधिक दुकानों को फूंक दिया और 6 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बुधवार सुबह 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब मंत्री जी के परिवार के काफिले का यह हाल है तो आम आदमी कहां स्टैंड करता है। खैर, आम आदमी में ही एक तबका आता है मुसलमान का, जिसे आज के समय में हमारे भारत में, हमारे देश में द्वयम दर्जे के नागरिक जैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता है। बुलडोजर से घर गिराना हो या फिर पीट कर हत्या कर देना, आज के समय में मुसलमान सबसे आसानी से
टारगेट बन रहा है, टारगेट किए जाने वाली कौम बन गई है हिंदुस्तान में। मुसलमानों की जान आज के इस भारत में इतनी सस्ती हो गई है कि उसके ऊपर गौ हत्या का तमगा लगाकर कभी भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। ये सिलसिला मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से तीसरी बार सरकार बनने तक उसी तरह जारी है। अब ताजी घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मंझोला की है दोस्तों, जहां बजरंग दल के एक मेंबर ने या कहें कि एक गुंडे ने गौ हत्या के आरोप में एक मुस्लिम युवक शाहिदीन कुरैशी की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शाहिदीन के भाई शहजाद की कंप्लेंट पर हमला करने वालों पर केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक ट्रेंड बना दिया गया है, गौ हत्या का आरोप लगाओ और ऑन द स्पॉट फैसला करके खुद न्यायालय बनके मौत के घाट उतार दो। जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता ऐसे मामलों को और प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा देने का काम करते हैं। पीड़ित मुसलमान हो तो ऐसे में पुलिस कितनी छानबीन और मेहनत करती है ये तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं आरोपी मुसलमान को बना दिया जाए तो ऐसे में पुलिस ओवर एक्टिव हो जाती है, इतना ज्यादा ओवर एक्टिव कि बस चले तो नई पुलिस चौकी ही बनवा दे, जैसे कि संभल में हुआ। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस ने उसके पास एक चौकी बनवाने का फैसला लिया है, यानी कि आप पुलिस की तत्परता देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह की है। ये तत्परता तो उस टाइम और भी ज्यादा बढ़ गई थी जब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चेकिंग के दौरान पूरी फौज उतार दी गई थी। आपने देखा ही होगा कि किस तरह का वीडियो सामने आया था। खैर, वापस आते हैं संभल के मुद्दे पर, जहां पुलिस चौकी बनाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रतिक्रिया सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने नई पुलिस चौकी के बनने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताया, यानी कि उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है। उन्होंने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज भी है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, यानी कि नहीं किया जा सकता निर्माण कार्य। ओवैसी ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने की जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी की बात कितनी सही हो और कितनी गलत ये तो दोस्तों बाद की बात है, लेकिन मुसलमानों को लेकर देश में जिस तरह की नफरत का माहौल बना दिया गया है और उस पर सरकार का ये रवैया आग में घी डालने का काम कर रहा है। भले ही प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट की बात करते हो, लेकिन मुसलमानों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति की जा चुकी है आज के समय में। यही हकीकत है। खाने पीने, रहने, पहनने, ओढ़ने और इबादत करने तक मुसलमान कटघरे में है। इतना ही नहीं, उसे सांस लेने तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है आज के इस भारत में। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी मजहब के हो, अगर आप भारतीय हैं तो थोड़ा ठहरिए और सोचिए कि आखिर देश में हो क्या रहा है। थोड़ी देर के लिए राजनीतिक चश्मे को उतारिए, जो राजनीति का चश्मा पहना हुआ है उसे उतार कर मुल्क के हालात देखेंगे तो आपको हकीकत समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी। लेकिन यह हकीकत समझने तक कहीं देर ना हो जाए, बहुत देर ना हो जाए, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। और वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है अभी तक तो जरूर से लाइक कर दीजिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।